बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, आसिम मुनीर और इमरान खान का फ़र्क क्या है, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। ये आप देखें, ये डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि अल्लाह ने नून लीग और उसके हैंडलर्स का एक और झूठ और असल यहूदी लॉबी को बेनकाब कर दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखा। जो पोस्टर इन्होंने जारी किया उसमें लिखा है, इमरान खान की उम्मत मुस्लिमा के लिए इज्जत और वक़ार के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद, और उसके मुकाबले में आमराना हुकूमत का उम्मत मुस्लिमा के सीने में खंजर। यहाँ पे इमरान खान का अकेले का फोटो है, दूसरी तरफ आसिम मुनीर का बड़ा फोटो, उनके साथ आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल का फोटो है। नवाज शरीफ का फोटो भी होना चाहिए था, ज्यादती की उनके साथ। मियाँ साहब ने बड़ी मेहनत की है सारे काम में। बहरहाल इसमें जनाब उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक यानी मुस्लिम ममालिक यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर होने पर इमरान खान के मशकूर 16 मार्च 2022 यानी मुसलमान ममालिक इमरान खान के शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई और एक दिन भी रखा गया। जबकि अल अरेबिया की खबर यह आ रही है 18 नवंबर 2025 की। वो खबर यह कहती है कि सलामती कौंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे के हक में करारदाद मंजूर, पाकिस्तान की हमायत। यहूदी लॉबी कौन है, फैसला अवाम की अदालत में। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पोस्टर बनाया। आप इस तरह के पोस्टर बनाएंगे तो चीज़ें मजीद क्लियर होती जाएंगी। अवाम को वैसे ही आइडिया है कौन कहाँ खड़ा है। इससे पहले इमरान खान के दौर में कभी भी इसराइल के खिलाफ बात करना पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म नहीं था। फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा करना पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म नहीं था। लेकिन जब से आसिम मुनीर साहब की हुकूमत आई तब से लेकर अब तक ये सिलसिला जो है वो वन साइडेड चल रहा है। अच्छा, आपको हैरत होगी मैं ये क्यों कहता हूँ कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, आसिम मुनीर की क्यों कहता हूँ। देखिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत है ही नहीं। ये इमरान खान और जनरल बाजवा जब इक़्तिदार में थे तो इसी बात की लड़ाई थी कि इक़्तिदार इमरान खान का है या जनरल बाजवा का है, और यही लड़ाई जो है वो हुकूमत के खात्मे का सबब बन गई। तो इमरान खान इक़्तिदार को अपने हाथ में रखने की कोशिश करता था और वो फैसले अपने हाथ में रखने की कोशिश करता था। जो बात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई और फिर ये अल्टीमेटली लड़ाई हो गई। लेकिन यहां पे तो कोई लड़ाई है ही नहीं। शहबाज शरीफ बिल्कुल इक़्तिदार अपने हाथ में नहीं रखना चाहता। इक़्तिदार सारा का सारा आसिम मुनीर साहब के पास है। और नाज़रीन, 2 नंबरी पाकिस्तान में क्या हो रही है, ये जरा आप दोहरा मेयार चेक करें कि जो सुहेल अफरीदी है उसको नोटिस भिजवा दिया कि जनाब आ जाए, आपने तकरीर क्यों की है। हालांकि वो हल्के में भी नहीं गया, हल्के के बाहर था जहां पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, और उसने सिर्फ वार्न किया कि कोई धांधली नहीं करेगा, कोई 2 नंबरी नहीं करेगा इंतजामिया में। तो इसमें जनाब अब नून लीग वालों ने क्या किया, हुकूमत ने क्या किया, ज़रा ये चंद आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ। एक तो तलाल चौधरी, अवैस लगारी, राना सनाउल्लाह, ये सारे मिलकर कंपेन कर रहे हैं अपने अपने हलकों में, अपने अपने रिश्तेदारों की दबाकर कंपेन कर रहे हैं। हालांकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार इनके मुकाबले में खड़ा ही नहीं किया कि ठीक है जाओ कल ही जित लो, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने 2 नंबरी करनी है, फ्रॉड करना है। और ये जो फौजी अदालतों वाली 2 नंबरी की गई है और 9 में जो सजाएं दी गई हैं उनको तो इमरान खान साहब मानते ही नहीं है। लिहाजा यहाँ पे उन्होंने वैसे भी फस्तायत, जुल्म और जबर, इलेक्शन तो होता ही नहीं पंजाब में, तो उन्होंने अपने बंदे नहीं खड़े किए, सवाए एक लाहौर की सीट है जहां पे उनका बंदा खड़ा है। तो यहां पे सारे मिलकर कंपेन कर रहे हैं, इनको कोई नोटिस नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वजीर आला ने कंपेन भी नहीं की, उसको नोटिस भी दे दिया कि जनाब धमकी लगाई है आपने। और जावेद अब्बासी साहब ने तो वर्दी के साथ साथ चमड़ी उतारने की भी धमकी लगा दी अफसरान को कि वर्दी नहीं उतारेंगे, चमड़ी भी उतार देंगे। अब उनको अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया। ये नादरीन पाकिस्तान में 2 नंबरी चल रही है, और अब से नहीं लंबे अरसे से चल रही है। नादरीन, फजलुर रहमान साहब, क्या अपोजिशन इत्तेहाद का उन्हें सरबराह बनाया जा सकता है, ये कल भी मैंने सवाल उठाया था। देखिए, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। अब तो बहुत ताखीर हो गई, अब तो फील्ड मार्शल बन गए आसिम मुनीर साहब, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम भी हो गई, मखसूस नशिस्तों का माले गनीमत भी चला गया। तो फजलुर रहमान साहब को अब अगर बनाया भी गया तो उसका क्या फ़ायदा है, वैसे भी वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी है। लेकिन अगर फजलुर रहमान को अपने साथ शामिल कर लें तो ये एक पॉलिटिकल फोर्स ज़रूर शामिल हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ जाता है तो फजलुर रहमान को क्या मिलेगा। फजलुर रहमान साहब को जितनी सीटें पहले मिली हैं इतनी भी नहीं मिलेगी, जो मेरा अंदाज़ा है। फजलुर रहमान साहब को उसके लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, मजबूती से खड़ा करना पड़ेगा, अपना सियासी कद बड़ा करना पड़ेगा। जो उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान अपने आप को सियासी नुक्ता नज़र से पहुंचाया, उनको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और क्या वो कर पाएंगे इस अपोजिशन इत्तेहाद में आकर, अगर वो मेहनत करते हैं और सच्चे दिल से अवामी राय
के लिए निकलते हैं और जिद्दोजहद करते हैं 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, तो फिर शायद फजल रहमान साहब की बात बने, अदरवाइज मुश्किल है। ख्वाजा आसिफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, मंसूर अली खान साहब ये इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने इसके इंटरव्यू तो पूरा नहीं सुना, मैंने इसके कुछ क्लिप सुने हैं। मंसूर अली खान साहब ने अच्छा इंटरव्यू किया, लेकिन उसमें ख्वाजा साहब ने दो बड़ी अजीब किस्म की बातें की हैं। एक, उन्होंने कहा जी जजों के मामले में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज हैं उन पर वो साफ मुकर के कहते वो खुदा की कसम खा ली, उन्होंने खुदा की कसम खा ली कि मैं जानता ही नहीं है मामला। हालांकि यही वो जज हैं जिनकी वजह से 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ये हिस्सा रखा गया है कि जजों को उनकी मर्जी के खिलाफ भी ट्रांसफर किया जा सकेगा दूसरी अदालतों में। अंदाजा करें, ये रखा ही इन जजों की वजह से गया और ख्वाजा साहब मुकर गए कि मुझे पता ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि ना पता हो? पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता और ख्वाजा आसिफ नहीं जानता कि ये वो जज हैं, 4-5 बड़े जज, जिनकी वजह से ये वाला कानून रखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में लाया जाए। दूसरी एक और उन्होंने गलत बयानी कर दी, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ से जेल में मुलाकातों पर, उन्होंने कहा कोई मुलाकातें नहीं होती थी, बहुत थोड़ी मुलाकातें होती थी। हालांकि मैंने एवरेज निकाल कर आपको बताया था कि 20 मुलाकातें एटलीस्ट रोजाना की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब की जेल के अंदर होती थी। 20 से 22 मुलाकातें पर डे नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर करते रहे हैं। और ये मैं जेल का बता रहा हूं, कोट लखपत जेल लाहौर का डाटा। और जिस तरह के खाने घर से जाते थे, जिस तरह घर वाले जाते थे, जिस तरह मुलाजिम जाते थे, जिस तरह फिजियोथेरेपिस्ट जाते थे, जिस तरीके से बाहर से डॉक्टर अंदर जाते थे और इनके साथ सारा सारा दिन गुजारते थे, वो तो माहौल ही और था। जो सहाफ़ी जाकर मिलते थे उनसे पूछे ना, 15-15 18-18 सहाफ़ियों का गोल मेज कॉन्फ्रेंस होता था और पूरी पॉलिटिकल बातचीत होती थी। जबकि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से तो हम सियासी बातचीत नहीं करते थे। तो और मियाँ साहब के साथ आप वहाँ लूडो खेलने जाते थे, या मियाँ साहब के साथ आप वहाँ कोई फड़न फड़ाई खेलने जाते थे, छुपन छुपाई खेलने जाते थे? भाई मियाँ साहब ने आपके साथ बैठ के पॉलिटिकल बातचीत ही करनी है। 3 दफा का पाकिस्तान का वजीर आजम है, उसने वहां पे बैठ के आपको लतीफे तो नहीं सुनाने ख्वाजा साहब। तो ये और अगर उन्होंने सियासी बात नहीं करनी तो फिर तौबा, ऐसा लीडर कौम को नहीं चाहिए जो 3 दफा वजीर आजम भी रहा हो और जब जेल में बंद हो तो वो लोगों को बुला के इधर उधर की बातें करे या मूड अच्छा करने के लिए बातें करे और वो कोई सियासी बात ना करे। फिर तो उसके जेल काटने का भी फायदा कोई नहीं है, फिर तो जेल से भाग जाना, वो जिस तरह मियाँ साहब निकल कर गए वही फिर उनका दुरुस्त फैसला था। नादरीन, एक और चीज़ है और ये बड़ी अजीब चीज़ है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करूं। भारत को ना थोड़ा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। भारत का एक और तैयारा गिर गया और अब जो भारत का तैयारा गिरा है ये एयर शो के दौरान गिरा। जो दुबई एयर शो होता है, बहुत बड़ा एयर शो होता है, उसमें भारतीय जंगी तैयारा एक गिर के जो है वो तबाह हो गया। और ये तेजस तैयारा है भारत का, अच्छा तैयारा है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन उनका पायलट भी हलाक हो गया भारत का और आलमी सतह पे भारत को फिर रुसवाई का सामना करना पड़ा। दुनिया भर के पायलट बताते हैं तैयारे ऐसे उड़ते हैं, इंडियन पायलट बता रहे हैं काफ़ी अरसे से तैयारे ऐसे गिरते हैं। ये 2018-19 में ये सिलसिला शुरू हुआ था, भारत के तैयारे गिरना शुरू हुए थे और फिर एक मरतबा पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने 2 तैयारे गिरा दिए और उसके बाद फिर दोबारा 5-6 तैयारे गिरा दिए और अब वो डोनाल्ड ट्रंप ने 8 तक पहुंचा दिए हैं। एक तैयारा ये भी गिर गया। पूरी दुनिया को पायलट ये बताते हैं कि जनाब तैयारे उड़ते कैसे हैं, भारतीय पायलट जो है वो ये बताते हैं कि तैयारे गिरते कैसे हैं। मेरे ख्याल में कोई राहु काल आ गया है इंडियन एयरफोर्स के ऊपर और उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। इनके तैयारे ऐसे गिर रहे हैं जैसे दूध पीते बच्चे के दांत गिरते हैं और इनको सारे पंडित अपने इकट्ठे करने चाहिए और इकट्ठे करके कुछ तरीकाकार निकालें, कोई वहाँ पे कोई चीज़ करें उनकी, जो भी उनके मज़हब में है, कोई रोला रप्पा डालें, कुछ थोड़ा सा कोई सदका दें, जैसे पाकिस्तान में हम मुसलमान तो ऐसे बोलते हैं, तो कुछ करें। वो उनका बहुत बुरा वक्त आया हुआ है इंडियन एयरफोर्स का, बेड़े ही गर्क हो गया उनका और एक के बाद एक तैयारा उनका गिर रहा है। तो ये कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, इससे पहले अपने सारे पंडित इकट्ठे करो और तो कोई हल इसमें बचा नहीं है। या फिर अभिनंदन को पकड़ के उसको कोई उसकी बलि शली दे दे। ये मैं अजरा मजाक बात कर रहा हूँ, लेकिन अभिनंदन से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद अभिनंदन ने ऐसे चक्कर लगाए हैं भारतीय एयरफोर्स के और मुख्तलिफ दफातर के जैसे वो बहुत बड़ा हीरो है और सारे उससे मुतासर होके अब तैयारे गिरने के मिशन पे लग गए कि अगर तैयारा गिराने पे इतनी इज्जत मिलती है जितनी अभिनंदन को मिली है तो अब सारे ही अपना अपना तैयारा ऐसा लगता है गिराने के चक्कर में। भारत को इस पर सोचना चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।